अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका भरपूर स्वागत करती हूँ इतिहास की दुनिया के क्लास में स्टडी धावक में। आज हम लोगों को देखना है हिस्ट्री में जो सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वैदिक सभ्यता। कैसे आर्यों का आगमन, कैसे भारत में आर्यों का आगमन हुआ, वैदिक सभ्यता का निर्माण हुआ, उत्तर वैदिक सभ्यता आई, ये सब आज हम लोग देखेंगे। मैं सिंधु घाटी सभ्यता ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा अभी भी आप जाकर देख सकते हैं। आज से हमारा शुरू होगा वैदिक सभ्यता। सभ्यता और संस्कृति क्या होती है मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता में ही मैंने आपको बताया था कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर होता है। सभ्यता किसी पर्टिकुलर टाइम पर बीती हुई घटना होती है, जिसमें हम उनके जीवन के बारे में, रहन सहन, खान पान, उनका कल्चर, उनके समय में जो भी रीति रिवाज रहे हैं वो देखेंगे। और संस्कृति का अर्थ होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमेशा रहती है, जैसे कि बहुत सी परंपराएं। ठीक है, तो आज हमें देखना है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता मतलब ऐसी सभ्यता जो वेदों पर आधारित हो। वैदिक सभ्यता का नाम वेदों से पड़ा। वेद कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, इन वेदों के आधार पर जो सभ्यता बनी है उसे हमने नाम दिया है वैदिक सभ्यता। अब हमें इस सभ्यता में सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है? इनके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सारी संरचना को हमें देखना है, इनके धार्मिक संरचना को देखना है, जिसके आधार पर हमारा इतिहास आगे बढ़ता हुआ जाएगा। अच्छा, इनका टाइम पीरियड कहें तो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी, ये है इन लोगों का टाइम पीरियड। आपको पता ही होगा कि मैंने लास्ट जो आपको कराया था 1550 1550 ईस्वी पूर्व में हड़प्पा सभ्यता का अंत मैंने बताया था। हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुए। हमने अलग अलग रीजन देखे, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, अलग अलग जो है हमारे रीजन थे। बट जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक रीजन उसमें था वो था आर्यों का आक्रमण। आखिर कौन है ये आर्य? अगर आपके पास मैप है तो एक बार आप मैप देख सकते हैं। जो ग्लोब में मध्य एशिया वाला क्षेत्र होता है, मध्य एशिया वाला जो क्षेत्र है वो पड़ता है आपका, जहां पर उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान वाला जो पार्ट आता है वो है आप लोगों का मध्य एशिया का पार्ट। अब इस मध्य एशिया से आए थे ये आर्य जनजाति। ये जो आर्य जाति है ना, ये यूरोप, मध्य एशिया वाले इलाकों में बिखरे हुए थे। ये कभी भी भारत के ओरिजिन नहीं थे। ठीक है, ये भारत में नहीं थे, ये बाहर से आई हुई जनजाति थी। हाँ, ये एक जनजाति थी। तो होता यूं है, थोड़ा सा आप अभी समझेंगे, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप ये हेडिंग और डेट डाल दीजिए। ठीक है, अभी आपको समझना है। देखो क्या हुआ, जो ये आर्य है ना इस इलाके में रहते थे। अब ये इलाका कैसा है एक बात बताइए, कि ये जो मध्य एशिया का इलाका है, तुर्क का इलाका है, ये कैसा इलाका है? ये ठंडा इलाका है, ठंडा और पहाड़ी युक्त इलाका है। इन इलाकों में उस टाइम पर कृषि करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। तो फिर अगर इंसान कृषि ना करे तो खाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। हमारी बॉडी की जो नीड है वो क्या है? फूड है। और फूड तो चाहिए, तो ये लोग किस पर आधारित होंगे, यानी कि किस पर निर्भर होंगे? तो ये लोग सबसे ज्यादा निर्भर थे शिकार पर। ये सबसे ज्यादा क्या किया करते थे? शिकार करते थे। तो शिकार करने के लिए ये क्या करते थे? वहां के जानवरों को मारा करते थे और उससे फिर अपना पेट पालते थे। बट एक बात बताओ, आपके अगर इकॉनमी पूरी तरीके से शिकार पर डिपेंडेंट है, आपका फूड पूरी तरीके से, भोजन की व्यवस्था शिकार पर डिपेंड नहीं, तो एक ना एक टाइम पर वो जो कमी है वो होगी ही। जैसे कि कृषि में क्या होता है कि आप हर साल कुछ नई नई कृषि करते रहते हैं, लेकिन इतनी जल्दी पशुओं का, लेकिन जो ये पशु है ना, पशु इतनी जल्दी तो नहीं होते। एक साल में एक पशु किसी का पैदा हुआ, तो ऐसे क्या होता है कि जब जनसंख्या बढ़ने लगी, शिकार बहुत ज्यादा होने लगा, तो पशुओं की संख्या घटने लगी, जिसके कारण क्या हुआ? भोजन की कमी होने लगी। अब भोजन की कमी को कैसे न कैसे पूरा तो करना था। अब ये ऐसे इलाके थे जहां पे कृषि करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि पथरीला बर्फीला इलाका था। और ये जो आर्य होते हैं ना, ये कृषि पर निर्भर थे, तो इनके पास बड़े बड़े औजार थे, जैसे कि भाला, कुल्हाड़ी, अलग अलग इनके पास औजार थे। अब इन औजारों से ये क्या करते थे? शिकार करते थे। तो ये कैसी जनजाति होगी? ये थोड़ी सी लड़ाका जनजाति होती है। लड़ाका मतलब कि योद्धा जनजाति जिसे कहा जाता है। इसको आदत होती है औजारों को चलाने की। लेकिन जो इस टाइम पर सिंधु सभ्यता वाले भारत में बसे थे वो कैसे लोग थे? वो बेचारे शांति प्रिय लोग थे। उनका ज्यादा मकसद रहता था व्यापार को बढ़ाना, वो व्यापार में ज्यादातर ध्यान देते थे। अब जब ये आर्य वाले यहाँ आए, तो सिंधु सभ्यता वालों के पास तो वैसे औजार नहीं है ज्यादा, वो भी अपनी रक्षा के लिए रखते थे ज्यादा। उन्होंने कभी युद्ध नहीं करे। अब युद्ध नहीं करे तो कभी भी प्रैक्टिस नहीं करी होगी। अब इन लोगों को तो आदत थी। तो ये आर्य लोग अपनी भोजन की तलाश में धीरे धीरे कहाँ पहुंच गए? भारत की तरफ को। तो ये जो अफगानिस्तान, उस टाइम में ऐसी कोई सीमा तो बटी नहीं थी, और सिंधु सभ्यता भी कहाँ थे? अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाली इलाके में।
अब इस इलाके में सिंधु सभ्यता वालों ने अच्छा खासा कृषि का अपना बना रखा था, यानी कि यहाँ पर को अच्छी खासी कृषि करते थे वो लोग। मैंने आपको बताया है ये सब कुछ उनकी कृषि व्यवस्था में, ठीक है। तो अच्छी खासी कृषि होती थी, और इंडिया की जमीन तो वैसे फर्टिलाइज है, अच्छी खासी यहाँ पर को नदियां हैं, सिंचाई होती है। उस टाइम पर भी सिंचाई होती थी सिंधु नदी से, ठीक है। तो ये वाले इलाके में कृषि होती थी, तो इनको भोजन प्राप्त हो गया ना एक तरीके से। तो ये भोजन की खोज में कहाँ पहुंच गए? भारत के इलाकों में। अब जब ये भारत के इलाके में पहुंचे, तो इन्होंने यहाँ पर किन लोगों को देखा? जो ऑलरेडी यहाँ थे, और वो कौन है? हड़प्पा वासी। अब हड़प्पा वासी यहाँ पर अपना रहन सहन, कृषि वगैरह कर रहे थे। तो इन आर्यों ने उन पर आक्रमण करा। आक्रमण करने, अब ये अच्छा, ये जो मैं बता रही हूँ ये पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो इसके क्लोज जाता है, जितने भी अभी तक साक्ष्य मिले हैं, वो सबसे ज्यादा यही बताते हड़प्पा सभ्यता का खत्म हुआ और आर्य सभ्यता का आगमन हुआ, और आर्य सभ्यता वालों ने ही हड़प्पा सभ्यता वालों का समापन किया, या आक्रमण कर युद्ध करके उन्हें हराया। ये बहुत से हमें एविडेंस मिले, लेकिन पक्का प्रूफ हमें मिलेगा जब हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ आए। जब ये लोग यहाँ आए तो इन लोगों ने क्या करा? इनके साथ युद्ध करा। और मैंने क्या बताया था कि ये जो हड़प्पा वासी ये बहुत सीधे होते हैं, तो ये युद्ध में आसानी से हार गए, जिसकी वजह से अब इस पूरे इलाके में धीरे धीरे कौन बस गए? आर्य बस गए। अब आर्य जब ये आकर बसे ना, तो ये जो हड़प्पा वासी है, कुछ लोग तो एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर गए, कुछ लोगों को इन्होंने, कुछ लोगों की डेथ हो गई, और कुछ लोगों को इन्होंने अपना दास बना लिया, और उन्हें इन्होंने नाम दिया दास या दस्यु। दास या दस्यु, ठीक है। तो इसी से वर्तमान की जो जाति व्यवस्था है ना, ये निकल दिया। जाति व्यवस्था कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी हिस्ट्री में। जाति व्यवस्था का जो निर्माण है यहाँ से धीरे धीरे होना शुरू हो गया था वैदिक समाज से। ये जो दास और दस्यु है ना, ये इंडियन ओरिजिन है, जिन्हें वर्तमान में एससी और एसटी कास्ट का दर्जा दिया गया है। और जो ये आर्य है, ये आर्य जो उच्च जाति जो माना जाता है, ये आर्य को माना जाता है, बट अभी भी पूरी तरीके से ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मैक्सिमम यही चीजें मानी गई है, ठीक है। अब ये जो आर्य हैं, आर्य यहाँ पर आए। अब यहाँ पर आने के बाद उन्हें अच्छी खासी कृषि मिल गई, लेकिन इनकी आदत कैसी थी? ये लोग तो हमेशा से शिकार करते थे, बट यहाँ आकर इन लोगों ने अपना समाज बसाना शुरू करा, कृषि करनी शुरू करी। तो इस टाइम पर जो ये व्यवस्था थी ना, ये ग्रामीण रूप में हुई। जबकि हड़प्पा सभ्यता कैसी व्यवस्था थी? वो नगरीय थी, लेकिन इन्हें नगरी को तो ज्ञान था नहीं। ये लोग शिकार करके आए थे, अब इन्हें भोजन की तलाश में यहाँ पहुंचे, तो भोजन के रूप में इन्हें कृषि मिली, तो इन्होंने अपना सबसे ज्यादा फोकस कहाँ रखा? कृषि में, पशुपालन में। तो ये जो पशुपालन कृषि है वो किसकी नींव होती है? ग्रामीण समाज की नींव होती है ना। व्यापार जैसी कोई संस्था यहाँ पर को नहीं थी, यहाँ पर को राजा होते थे। अच्छा, एक और चीज, सिंधु सभ्यता में कोई राजा का वर्णन हमने नहीं किया है, क्योंकि अभी ऐसा कुछ एविडेंस हमें नहीं मिले ज्यादातर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई एक अच्छी खासी राजा होता था, उसकी पूरी मंत्रीगण की एक संस्था होती थी, गढ़ होते थे, कबीले होते थे, जिनको एक राजा चलाता था। पूरी तरीके से एक ऑर्गेनाइज सिस्टम होता था जो राजाओं के वहां होता रहता था, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से ये आर्यों का भारत में आगमन हुआ और ये बसे। अब हमें ये कहां से पढ़ना है? 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का वैदिक सभ्यता। लेकिन जो ये आर्य थे ना, जब ये आकर यहाँ पर बसने लगे, तो ये लोग क्या करते थे? ये लोग मौखिक रूप से संवाद करते थे। मौखिक रूप से संवाद का मतलब होता है अच्छी अच्छी बातें एक दूसरे को बताना। कोई भी अच्छी बातें होती है, ऑब्वियस सी बातें हम एक दूसरे को बताते हैं। कोई कहानी होती है वो हम एक दूसरे को सुनाते हैं। तो इस टाइम पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जैसे मैंने कुछ बोला, फिर आपने किसी और को वो बात बताई, तो ऐसे करते हुए ना एक संग्रह बन जाता है, कुछ अच्छी बातों का, कुछ घटनाओं का संग्रह बन जाता है। तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट संग्रह आता है, जिसे हम लोग कहते हैं ऋग्वेद। पहला जो वेद है वो है आप लोगों का ऋग्वेद, जो कि वैदिक काल में था। वैदिक सभ्यता में इकलौता और पहला वेद आया था ऋग्वेद। जो बाकी के 3 वेद है वो इस सभ्यता में नहीं थे। वैदिक सभ्यता में इकलौता था, वो था ऋग्वेद। बट ऋग्वेद को अभी लिखा नहीं गया। ऋग्वेद अभी मौखिक रूप से बोला जा रहा है, क्योंकि लिखित रूप में ये बाद में आएगा, ठीक है। तो ऋग्वेद पर इनकी पूरी संहिता थी, या फिर कह सकते हैं इनका पूरा समाज ऋग्वेद पर आधारित था, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता का काल है 1500 से 1000 बीसी, वो ही ऋग्वेद। इस सभ्यता को ऋग्वेदिक सभ्यता भी कहा जाता है, या ऋग्वेदिक काल सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि पहला वेद कौन सा? इसमें ऋग्वेद है। अब जो ये ऋग्वेद है, ये ऋग्वेद बहुत बड़ी बुक है, आप एक साथ नहीं पढ़ सकते। तो इस ऋग्वेद को क्या है ना, कुछ खंडों में बांटा गया है। थोड़ा सा मैं इसे यूज करती हूँ। वेद को हम कुछ काल खंडों में बांटते हैं। जैसे कि अगर आपकी भी कोई बुक होगी, बुक में चैप्टर्स होते हैं ना, चैप्टर 1 नहीं सॉरी, बुक में यूनिट होती है, यूनिट 1 में 1 2 3 4 चैप्टर है। फिर यूनिट 2 उसमें 1 2 3। तो पूरी बुक को यूनिट में बांटा जाता है, जो किसी पर्टिकुलर एक ही चीज के बारे में बताती है। तो इसी तरीके से इसमें भी ना भागों में बांटा था, यानी कि यूनिट में बांटा था, समझ लीजिए
ये जो यूनिट थे ना, ये ऋग्वेद को आसानी से समझने के लिए इजी थे, तो इसको हमने कुछ भागों में बांटा। तो टोटल इसको हम लोग कहते हैं मंडल। तो ऋग्वेद, सबसे पहले लिखिएगा वैदिक सभ्यता, उसका काल लिख लिया आप लोगों ने। उसके बाद लिखिएगा इस सभ्यता को ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। नंबर 1 पॉइंट, इस सभ्यता को ऋग्वेद कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। ऋग्वेद कालीन, फिर आगे लिख लीजिए, सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता को ऋग्वेद कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता को ऋग्वेद कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। रीजन लिखिएगा, इस सभ्यता में इकलौता व सबसे पहला वेद, इकलौता व सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद का क्या काल है, जो काल वैदिक सभ्यता का वो ही इसका है, यानी कि इसका भी कितना हो जाएगा ऋग्वेद का 1500 से 1000 BC। ठीक है, इस सभ्यता को ऋग्वेद कालीन सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता में इकलौता व सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद को कुछ भागों में बांटा जाता है। फिर लिखेगा, ऋग्वेद को कुछ भागों में बांटा जाता है। नंबर 3, ऋग्वेद को कुछ भागों में बांटा जाता है जिन्हें मंडल कहा जाता है, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, ऋग्वेद के भागों को मंडल कहा जाता है। या जिसे अच्छे से समझना वो आप वैसे लिख सकते हैं कि ऋग्वेद को कुछ भागों में बांटा जाता है जिससे मंडल कहते हैं। ऋग्वेद के भागों को मंडल कहा जाता है। नंबर 4, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, यानी कि कितने भाग है, 10 भाग है, यानी कि पूरी जो ये बुक है वो 10 भागों में बटी हुई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सबसे पहले लिखिएगा। इस सभ्यता को ऋग्वेद कालीन सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता में इकलौता व सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद के भागों को मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, यानी कि ऋग्वेद को हम टोटल 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए जो नहीं लिख पाए, बाकी आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, तो अब क्या होता है, देखो अब ये लोग यहाँ पर आगे बसने लगे, इन लोगों का बहुत ही संवाद हुआ, उसके आधार पे एक ऋग्वेद बना जिसके आधार पर हम इसके समाज को पढ़ते हैं। अभी हम फिर से हड़प्पा सभ्यता से जोड़ते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हमें कुछ एग्जाम्पल्स मिले जिससे हमें पता चलता है कि आर्यों ने यहाँ घर करा। जैसे हड़प्पा में हमें बहुत से एक ही जगह पे नर कंकाल मिलते हैं, उनके बॉडी पे अस्त्र के पहने घाव मिलते हैं, और बहुत से नए अस्त्र शस्त्र मिलते हैं जिनका यूज ये लोग करते थे। अब इनके उससे भी हमें एक प्रमाण मिलता है। इनके क्या क्या प्रमाण मिलता है, ये जो ऋग्वेद है ना, इसमें एक युद्ध का वर्णन किया गया है जिसे कहा जाता है 10 राज्ञा युद्ध। 10 राज्ञा युद्ध इसमें कहा गया, जो 10 राजाओं का युद्ध है। उसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से भारत की भूमि पे ये युद्ध लड़ते हैं, और यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनको दास बनाते हैं। और सीधी सी बात है, आप लॉजिक लगाइए, इससे पहले तक तो सिंधुवासी ही यहाँ पे रहते थे, तो सीधी सी बात है वो ही लोग होंगे जिनको दास बनाया गया होगा, क्योंकि उसके बाद तो कोई और हमने पढ़ा नहीं ना कि कोई और थे। हो सकता कोई और आए हों, बट जब तक आप पूरी तरीके से साक्ष्य या और नहीं मिल जाते, या हमें पूरी तरीके से हिस्ट्री का नहीं पता चल जाता, हम अभी नहीं कह सकते। जितनी खोज हुई उसके आधार पर यही कहा गया कि इन्होंने भी जो अपनी बुक में वर्णन किया गया है वो इन्हीं लोगों का किया होगा जिन लोगों ने इनको हरा, मतलब जिसमें इन्होंने इन लोगों को हराया, और उसके बाद इन लोगों ने अपना यहाँ पे प्रशासन शुरू किया। ठीक है, तो ये आप पहले लिख लीजिएगा। और अब ये आपकी थोड़ी वैदिक सभ्यता की इंट्रो क्लास थी, जिसमें ये बताना सबसे ज्यादा जरूरी था कि आर्य थे कौन, ये कहाँ से आए थे, किस तरीके से भारत में बसे थे। अब हम धीरे धीरे पॉइंट वाइज इसमें पढ़ते जाएंगे, इनका समाज पढ़ेंगे, इनका कल्चर, इनकी अर्थव्यवस्था, इनकी राजनीतिक व्यवस्था, इनका धर्म, और ये सभ्यता कैसे कैसे खत्म होकर नई चीजों में विलीन हुई, वो भी हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कैसी क्लास लगी ये जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। कल मैंने लाइव क्लास की थी, उसमें मैंने क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस किया है, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने दिए थे। जरूर मुझे बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसे और लाइव चलाऊंगी, बट लाइव में आप लोग बहुत कम जुड़ते हैं, तो आप लाइव में जुड़िएगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई तो मैं इसे आगे कंटिन्यू करूंगी। और
हाँ, ये वाली क्लास पसंद आई है तो इसको ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए हमारे अबाउट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाइए। लाइव क्लास की इन्फॉर्मेशन भी आपको टेलीग्राम में ही मिल जाएगी, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, रिविज़न करते चलिए। अल्लाह हाफ़िज़।